Hello everyone, this is Archie Verma and this video is part 1 of the chapter Cell Cycle and Cell Division. But before starting the video, मैंने अपना टेलीग्राम चैनल ओपन किया है so you can join my channel to solve your doubts completely for free. और वहाँ पे मैं अपने जो केमिस्ट्री के नोट्स हैं और जो फिजिक्स के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो मैं शेयर करने वाली हूँ. So you can join. So let's start with the video. ह्यूमन बॉडी में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी लाइफ की वो सेल है. सेल जिस ऑर्गन में प्रेजेंट है उसी तरीके का काम परफॉर्म करेगा, यानी कि उसी तरीके का फंक्शन परफॉर्म करेगा. अगर हम बात करते हैं हमारे रेटिना के सेल की तो सिंपल सा काम करता है वो लाइट सेंस करने का. अगर हम बात करते हैं पेनक्रियाज में से अल्फा सेल की तो वो ग्लूकागॉन का फॉर्मेशन करेगा. अगर बात करते हैं बीटा सेल की तो वो इंसुलिन का फॉर्मेशन करेगा. मतलब जिस भी ऑर्गन में प्रेजेंट है जो भी तरीके का सेल वो उसी तरीके का फंक्शन परफॉर्म करेगा जो उसकी ऑर्गन जिसके लिए एसोसिएटेड है. जैसे ब्रेन में देखेंगे तो न्यूरॉन्स भी ब्रेन जैसे ही फंक्शन करेगा, राइट. यानी कि कुछ भी यू कैन से कि नर्व ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा या फिर कोई भी सिग्नल लेके जाएगा, कोई भी सिग्नल रिसीव करेगा, इस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करने वाला है. ठीक है, लेकिन इनमें से भी जो सारे सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, अभी हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी के बारे में बात कर रही हूँ मैं. तो ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जो डिवाइड करते हैं और हो सकता है बहुत सारे सेल्स हैं जो कि डिवाइड नहीं करते. जैसे कि मसल सेल, जैसे हमारा न्यूरॉन, ये सारे डिवाइड नहीं करते. अब बात करते हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में. प्रोकैरियोट्स के अंदर आप जब देखोगे ना सेल डिवीजन के बारे में, पहली बात तो सेल डिवीजन होता क्या है. एक सेल जब अपने आप को दो में डिवाइड कर ले उसको बोलते हैं सेल डिवीजन. बेसिक भाषा में बता रही हूँ, उसी को बोलते हैं सेल डिवीजन. जब एक सेल है और वो अपने आप को दो में डिवाइड कर ले उसको बोलते हैं सेल डिवीजन. सेल डिवीजन ऑब्वियसली बात है प्रोकैरियोट्स के अंदर भी देखने को मिलता है. जैसे हमने पढ़ा था कि जो बाइनरी फिजन होता है उसमें नॉर्मली एक बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को दो में डिवाइड कर लेता है. और ऑब्वियसली बात है और भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म होता है, इस तरीके से चीज़ें भी होती हैं. लेकिन हम जनरली बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स भी जनरली बाइनरी फिजन के थ्रू अपने आप को डिवाइड करते हैं, अपना सेल डिवीजन करते हैं. प्रोकैरियोट्स के केस के अंदर या फिर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन और जो सेल डिवीजन है वो सिनोनिम्स जैसे हैं या फिर सिमिलर ही साउंड करते हैं. बिकॉज अगर आप बात करते हो प्रोकैरियोट्स के अंदर या फिर कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो प्रोटिस्टा क्यों ना हो, अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सेल डिवाइड तो हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ में उसका रिप्रोडक्शन भी हो रहा है. यानी कि एक सेल से दो सेल बन रहे हैं और उनका जो नंबर भी है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है. तो उनके अंदर यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो सेल डिवीजन है और जो रिप्रोडक्शन है वो सिनोनिम्स हैं या फिर वो म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स हैं. सेम साथ में हो रहा है और कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर. लेकिन वही चीज़ जो हम बात करते हैं यानी कि यूकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स में भी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ह्यूमंस हो गए या फिर मतलब कोई भी एनिमल किंगडम का पार्ट हो गया या फिर कोई भी प्लांट हो गया, फंजाई में एक्सेप्ट ईस्ट, इन सबको आप जब नोटिस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हम लोगों के अंदर जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोगों के अंदर जो सेल डिवीजन है और जो रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट है, राइट. अब बात करते हैं ये जो प्रोकैरियोट्स हैं इनके अंदर, जैसे मैंने बताया कि सेल डिवीजन हो जाता है, मतलब सेल डिवाइड करता है, लेकिन इसके अंदर सेल साइकिल फॉर्म नहीं होती. सेल साइकिल जैसे कि जब हम पढ़ते हैं ना पूरा माइटोसिस और मियोसिस, ये कंसेप्ट प्रोकैरियोट्स के लिए आप अप्लाई नहीं करोगे. बाइनरी विजन के थ्रू वो डिवाइड करते हैं. ये माइटोसिस का कंसेप्ट और ये जो मियोसिस का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं सेल साइकिल के अंदर आता है, जो ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के लिए आता है, ये प्रोकैरियोट्स के लिए कभी नहीं आता. यानी कि मोनेरा किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि बैक्टीरियाज जो हैं वो कभी भी सेल साइकिल को परफॉर्म नहीं करेंगे, पहली बात. दूसरी चीज़ हम बात करते हैं ये जो सेल साइकिल के ऑर्गेनिजम्स हैं या जो सेल साइकिल को परफॉर्म करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स ही होते हैं. अब एग्जैक्टली सेल डिवाइड करता क्यों है? सेल इसी वजह से डिवाइड करते हैं. पहली बात तो सेल क्या करता है, सेल के अंदर कॉन्स्टेंटली मेटाबॉलिज्म होता रहता है, ठीक है. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कॉन्स्टेंटली सेल के अंदर होती रहती हैं. एक सेल के अंदर जैसे मान लो हमें पता है कि एक सेल जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है इतने सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इतने सारे केमिकल रिएक्शंस अंदर चल रही हैं सेल के अंदर. तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा साइटोप्लाज्म इंक्रीज़ हो गया, ठीक है. साइटोप्लाज्म इंक्रीज़ हो गया. अब हमें बताया कि एक सेल के अंदर मतलब जनरली तो देखेंगे तो एक ही न्यूक्लियस होता है, तो वो एक न्यूक्लियस है और वो साइटोप्लाज्म जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है. तो एक न्यूक्लियस उस कंडीशन के अंदर ही इंक्रीजिंग साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है इसको ईजिली कंट्रोल नहीं कर पाएगा. यानी कि जो ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से जो न्यूक्लियर साइज और डिवाइड बाय साइटोप्लाज्म जो सेल का साइज़ है, यानी कि जो न्यूक्लियर साइज और सेल साइज़ है वो अब सिंक नहीं कर रहा या फिर वो मैच नहीं कर रहा और न्यूक्लियस इजीली अब चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा. इस वजह से डिवीजन होना कंपलसरी हो जाता है. कहने का मतलब क्या है, न्यूक्लियर साइज बाय सेल साइज़ का रेशियो जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है. ये एक रेशियो होता है जिसमें कि जो न्यूक्लियस है वो ईजिली जो सेल है उसको हैंडल कर सकता है. जैसे हम बोलते हैं ना कि ब्रेन ऑफ द सेल होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का एक पर्टिकुलर साइज़ होता है और उसी के हिसाब से सेल का साइज़ होता है जिसके हिसाब से वो उसे कंट्रोल कर सकता है. अब अगर साइटोप्लाज्म का रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू
न्यूक्लियर के साइज़ के या फिर न्यूक्लियस के साइज़ के, तो वो उसको ईजिली कंट्रोल नहीं कर पाएगा और इसी वजह से सेल डिवीजन होता है, ताकि न्यूक्लियस का साइज़ एक तरफ हो जाए और वापस साइटोप्लाज्म जो है अपने आप को अपनी जो उसका लिमिट है जिसके हिसाब से न्यूक्लियस उसे कंट्रोल कर सकता है वो उतना वापस रिसीव हो जाए। इस वजह से हम सेल डिवीजन परफॉर्म करते हैं, राइट। रीज़न हो गया। अब बात करते हैं ये सेल साइकिल एग्जैक्टली होती क्या है, सेल साइकिल में कौन कौन से फेजेज होते हैं। सेल साइकिल में हमारे पास 2 फेजेज आते हैं, एक होता है इंटरफेज, एक होता है माइटोसिस, ठीक। इंटरफेज के अंदर हमारे फर्दर 3 फेजेज आते हैं, G1, S एंड G2। G1 फेज, S फेज या फिर G2 फेज, जनरली इनमें कोई भी अलग सी चीज़ नहीं होती, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कॉन्स्टेंटली सब चल रही होती हैं नॉर्मली। लेकिन साथ ही साथ में एस फेज़ के अंदर क्या होता है ना, आप बोलोगे जैसे जनरली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं, अभी कोई ऐसा एज सच प्रॉपर सेल डिवीजन में काम नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डीएनए यानी कि एस फेज़ के अंदर, जिसको हम सिंथेसिस फेज़ भी बोलते हैं, इस फेज़ के अंदर क्या होता है, डीएनए अपने आप को डबल कर लेता है। सिर्फ और सिर्फ डीएनए का अमाउंट जो होता है वो डबल होता है। यहाँ पे अभी पहली बात तो कोई क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलेगा, दूसरी चीज़ कोई भी क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इतना होगा कि डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स होती हैं जिनमें से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है वो भी अपने आप को डबल कर लेती हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इंटरफेज में यानी कि जो सेल साइकिल का फर्स्ट फेज होता है इंटरफेज, जो कि 95% टाइम कवर कर रहा होता है पूरी सेल साइकिल का, इस फेज़ के अंदर जो G1 फेज़ होता है यानी कि गैप 1 फेज़ होता है, इसमें नॉर्मली जनरली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। एस फेज़ के अंदर यानी कि जो सिंथेसिस फेज़ है उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही होती है, लेकिन वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है जिस टाइम पे हमारा जो डीएनए है वो अपने आप को डबल करता है। क्रोमोसोम का नंबर कभी इंक्रीज़ नहीं होता, क्रोमोसोम का नंबर कभी भी डबल नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ जो डीएनए है, जो अभी इस वाली स्टेज में क्या होता है ना कि क्रोमोसोम दिखते भी नहीं है, आपको नॉर्मली क्रोमैटिन ही दिखेगा। तो वही बात मैं बता रही हूँ कि क्रोमैटिन का नंबर या जो हमारा नॉर्मल डीएनए है उसी का नंबर डबल हो जाता है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन चलती है, ठीक। अब इसके साथ साथ में इसी एस फेज़ के अंदर जो सेंट्रियोल्स हैं जो कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करने वाली हैं वो भी डबल हो जाती हैं। उसके बाद में जो G2 फेज़ आता है यानी कि गैप सेकंड फेज़ जो आता है, इस वाली पर्टिकुलर फेज़ के अंदर बहुत सारी सर्टेन प्रोटीन्स होते हैं, उनका भी सिंथेसिस हो जाता है जो कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं या कहीं ना कहीं जो माइटोसिस होने वाला है, जो एग्जैक्टली सेल डिवीजन होगा जहाँ पे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और अभी इस फेज़ में यानी कि इंटरफेज़ के अंदर सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो नॉर्मल जनरली चल रही होती हैं वो चल रही होती हैं, और ये 95% टाइम कवर करता है हमारी पूरी की पूरी सेल साइकिल का। और साथ ही साथ में ये जो हमारा इंटरफेज़ होता है, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन सेल के लिए, ठीक है, तो अगर 24 आवर्स में एक ह्यूमन चीक सेल डिवाइड करता है तो उसमें से जो 23 आवर्स हैं वो इंटरफेज़ ही ले जाता है। यीस्ट की सेल साइकिल का टाइम होता है 90 मिनट्स, हमारे ह्यूमन सेल का दे रखा है 24 आवर्स, लेकिन उसमें जो ह्यूमन की सेल साइकिल है उसमें मेंशन कर रखा है कि जो टाइम होगा इंटरफेज़ के लिए वो 23 आवर्स होगा, और जहाँ पे एग्जैक्टली माइटोसिस चल रहा है, ड्रामेटिक फेज चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 आवर का होगा। और बाकी अगर आपको पूछ भी देते ना एग्जाम में कि 90 मिनट्स के हिसाब से इसका जो इंटरफेस होगा वो कितने टाइम का होगा, तो हमें पता है कि जो इंटरफेस होता है वो 95% टाइम कवर करता है, तो आप उस हिसाब से निकाल लेना। अब बात करते हैं एम फेज़ के बारे में। एम फेज़ या फिर माइटोसिस फेज़, ये माइटोसिस फेज़ के अंदर 2 पर्टिकुलर अलग अलग फेजेस और आते हैं, एक आता है कैरियोकाइनेसिस और एक आता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आते हैं, और साइटोकाइनेसिस में हम बेसिकली जब साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा होता है तब बात करते हैं, और कैरियोकाइनेसिस में हम जब न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा होता है, फिर जो न्यूक्लियर कंटेंट है, जब डीएनए का डिवीजन हो रहा है वो बात करते हैं, उसके बारे में डील करते हैं कैरियोकाइनेसिस के बारे में। तो बात करते हैं जो एम फेज़ है, ये एक ड्रामेटिक फेज़ है जहाँ पे मेनली जो कैरियोकाइनेसिस होता है वो चल रहा होता है, या फिर जहाँ जैसे अभी तक हमने देखा था ना कि जो इंटरफेस था वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेटाबॉलिक रिएक्शंस नॉर्मली हो रही थी, मेटाबॉलिकली सेल जो था वो एक्टिव था कॉन्टिन्यूसली, एंड उसके बाद में जब ये 5% टाइम कवर करने वाला माइटोसिस फेज़ आता है तब ड्रामेटिक चीज़ें होने लगती हैं। तब हमारा जो न्यूक्लियस है, या फिर न्यूक्लियस ना कह करके जो हमारा डीएनए है वो एग्जैक्टली डिवाइड करता है, रेप्लिकेशन नहीं करता, लेकिन जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिवाइड करता था कि जब सेल डिवीजन हो तो दोनों डॉटर सेल्स के पास इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए जा सके, ठीक। तो ये जो एम फेज़ है या फिर ये जो माइटोसिस फेज़ है, ये एक ड्रामेटिक फेज़ होता है, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। जो मियोसिस होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, लेकिन जो माइटोसिस होता है उसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो दोनों डॉटर सेल्स के पास एक पहली बात तो इक्वल जाते हैं, वो तो मियोसिस में भी देखने को मिलता है, लेकिन इक्वेशनल डिवीजन इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो डॉटर सेल्स होती हैं और जो पेरेंट सेल होती है उन दोनों के पास जो अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कम्प्लीटली सिमिलर होते हैं, वो कम्प्लीटली सेम होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे, जब हम बात करते हैं ना कि इसके अंदर फर्दर फेजेस होती हैं इसकी कैरियोकाइनेसिस स्टेज के अंदर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इनमें ना आप कभी भी कोई भी
बाउंड्री क्रिएट नहीं कर सकते कि ओके अब मेटाफेज खत्म हो गया है, अब एनाफेज आने वाला है। इस तरीके से आप कभी भी कोई भी प्रॉपर कंप्लीटली बाउंड्री क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, आप बोल सकते हो कि हाँ ट्रांजिशन फेज चल रही है, यानी कि लेट प्रोफेज है ना, और अर्ली मेटाफेज है। इस तरीके से आप कर सकते हो, लेट मेटाफेज आ गई है ना, अर्ली एनाफेज आ गई। कंप्लीटली आप बाउंड्री क्रिएट नहीं कर सकते, और इस वजह से इसको हम प्रोग्रेसिव प्रोसेस भी बोलते हैं। बिकॉज आप कोई बाउंड्री क्रिएट नहीं कर सकते हो, इस वजह से इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव प्रोसेस। साथ ही साथ में इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कहाँ पे हमें माइटोसिस देखने को मिलता है। जनरली एनिमल बॉडी के अंदर जो सोमा सेल्स होते हैं, यानी कि जो सोमैटिक सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, उनके अंदर जो डिवीजन होता है वो सारे के सारे माइटोसिस के थ्रू ही डिवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन साथ ही साथ में जैसे ड्रोन हो गया, या फिर जो हमारे हैप्लॉइड प्लांट्स होते हैं, जैसे हमारे जिनकी बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, ठीक है, तो जब उनका पूरी बॉडी फॉर्मेशन हो रही थी, या फिर उनके अंदर जब भी सेल डिवीजन हो रहा होता है, यानी कि हैप्लॉइड प्लांट्स के अंदर और ड्रोन के अंदर जब इवन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म हो रहा होता है, तब भी जो गैमीट्स भी बनते हैं ना इन दोनों कंडीशन के अंदर, इन दोनों के अंदर वो माइटोसिस के थ्रू ही बन रहे होते हैं। और जो कि बाकी के जो डाइप्लॉइड प्लांट्स होते हैं वो तो जो गैमीट्स बनाते हैं वो तो मियोसिस के थ्रू बनाते हैं। लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि अगर प्लांट बॉडी डाइप्लॉइड है और जो ह्यूमन बॉडी है, या फिर कोई भी एनिमल की बॉडी डाइप्लॉइड है, या फिर इवन जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स भी हैं हमारे पास, तो जब भी उनकी बॉडी में कोई भी, यानी कि जो नॉर्मल सोमा सेल्स हैं, अगर वो डिवाइड कर रहे हैं तो वो माइटोसिस के थ्रू ही डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है, या फिर ड्रोन है जिसका जो न्यूक्लियस का जो प्लॉइडी है बेसिकली वो एन होती है, तब उस कंडीशन में जब वो अपने सेक्स सेल्स भी बनाएंगे या अपने गैमीट्स भी बनाएंगे, तो उस कंडीशन में वो माइटोसिस को ही परफॉर्म करेंगे, इक्वेशनल डिवीजन ही परफॉर्म करेंगे, जिसमें कि उनके जो पेरेंट सेल था और जो उनके डॉटर सेल्स निकल के आएंगे, उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा वो कम्प्लीटली सिमिलर होंगे। ठीक, अब बात करते हैं पहली प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज के अंदर क्या होता है ना, कि जैसे हमने पढ़ा था कि जो एस फेज थी उसके अंदर सेंट्रियोल्स डबल हो जाते हैं, फिर सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, रेप्लिकेट करते हैं अपने आप को। इस फेज के अंदर क्या होता है, ये जो सेंट्रियोल्स हैं वो अपने आप को 90 डिग्री में अरेंज करके सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन करने के बाद ये क्या करते हैं, ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। अभी तो नॉर्मली साइटोप्लाज्म में पढ़े थे, लेकिन अब क्या करते हैं, सेंट्रियोल्स 90 डिग्री पर अरेंज होकर के सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन करते हैं और ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। अब ये जो आगे जाकर के क्या करेंगे, जैसे ये सेंट्रोसोम पहुँच जाएंगे ना, तो वहाँ पर जाकर के एस्ट्रल रेस का फॉर्मेशन करेंगे या फिर स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करेंगे, और इसी चीज़ को हम माइटोटिक एपरेटस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो है प्रोफेज के अंदर क्या कर रहे हैं, ये सेंट्रोसोम्स बना करके ऑपोजिट पोल्स की तरफ, यानी कि जहाँ से बेसिकली स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने वाला है, ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे। उसके साथ साथ में प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे करते करते डिसइंटीग्रेट होने लग जाएगी, धीरे धीरे डिसअपियर होने लग जाएगी। ऑर्गेनेलीज जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, न्यूक्लियोलस, ये धीरे धीरे करते करते गायब होने लग जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स की, जो मेन एलिमेंट है। क्रोमोसोम्स के जो एंड्स होंगे वो क्लियरली विजिबल नहीं होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को अनटैंगल करने लगेंगे। यानी कि जब हम बात करते हैं क्रोमैटिन पड़ा हुआ है क्रोमैटिन पड़ा है न्यूक्लियस के अंदर, तो क्रोमैटिन क्या होता है ना कि टैंगल्ड वे में पड़ा होता है। लेकिन अभी धीरे धीरे करते करते क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, वो डिसइंटीग्रेट हो रही है, फिर डिसअपियर हो रही है धीरे धीरे करते करते। जो हमारा डीएनए है वो धीरे धीरे अपने आप को क्रोमोसोम की फॉर्मेट में या फिर क्रोमोसोम की तरफ कन्वर्ट करने लग जाएगा, और जो क्रोमैटिन अभी तक टैंगल्ड थी, ठीक है, उलझी हुई थी, लपटी हुई थी, वो अब धीरे धीरे करते करते अनटैंगल्ड होने लग जाएगी और क्रोमोसोम की तरफ धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगी। ठीक है, उसके एंड्स क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। जो न्यूक्लियर कंटेंट था, जो डीएनए था, वो कंप्लीटली पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैल चुका है, उसके एंड्स जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट कर रही है। ओके, इस तरीके से हम प्रोफेज के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मेटाफेज के बारे में, जो कि सेकेंड फेज होता है। मेटाफेज के अंदर क्या होता है ना, जो क्रोमोसोम्स होते हैं कंप्लीटली क्रोमोसोम की फॉर्मेट में आ जाते हैं। मतलब जो हमारा डीएनए कंटेंट था अभी तक, वो जो कन्वर्ट हो रहा था धीरे धीरे क्रोमैटिन से क्रोमोसोम की फॉर्म में, अब वो कंप्लीटली क्रोमोसोम की फॉर्मेट में आ गया है कंप्लीटली। और उसके पास काइनेटोकोर्स भी हैं। काइनेटोकोर्स साइड में डिस्क जैसे, यानी कि जैसे हमें पता है ना कि एक 2 सिस्टर आर्म्स होती हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं एक क्रोमोसोम के ऊपर, और सेंटर में हमारे पास सेंट्रोमियर होता है। ठीक है, उस सेंट्रोमियर पे साइड में 2 डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, जिसके थ्रू जो स्पिंडल फाइबर्स आने वाली हैं वो अटैच होंगी। ठीक है, तो 2 साइड में काइनेटोकोर्स भी अटैच हो जाते हैं। अब इन्हीं काइनेटोकोर्स के साथ में जो मैंने बताया ना, जैसे कि प्रोफेज के टाइम पे जो सेंट्रियोल्स थी वो अपने आप को 90 डिग्री पे अरेंज करके सेंट्रोसोम बना करके ऑपोजिट पोल्स की तरफ ट्रैवल कर गई थी। अब वही जो सेंट्रोसोम बना हुआ था वो अब स्पिंडल फाइबर और एस्ट्रल रेज रिलीज कर रहा है, और ये जो स्पिंडल फाइबर्स थी वो जाकर के इन्हीं काइनेटोकोर्स के पास, यानी कि जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स थे हमारे
जो हमारा क्रोमोसोम है उससे, उसके जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स थे काइनेटोकोर, उससे जाकर के हमारी जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अटैच हो जाएंगी। आप ये क्या करेंगे, धीरे धीरे ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इसको एक मेटाफेजिक प्लेट पे, यानी कि एक सेंटर पे जितने सारे क्रोमोसोम्स हैं उनको ला करके इकट्ठा कर देंगी। ठीक है, यानी कि अब मैंने बताया था ना, जैसे कि दोनों पोल्स की तरफ जो हमारे सेंट्रोसोम्स होते हैं, अब ये सेंट्रोसोम्स में जो स्पिंडल फाइबर निकलेंगी वो एक साइड के जो काइनेटोकोर है एक क्रोमोसोम का उससे अटैच होगी और दूसरी वाली दूसरे साइड के जो काइनेटोकोर है उससे अटैच होगी। और ऐसे करते करते इसका मूवमेंट करते करते सेंटर पे जो एक प्लेट का काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाएंगे, सेंटर पे ला करके सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स हैं उनको इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। अब बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब कंप्लीटली डिसअपियर कर चुकी होगी। अब ये तो दो हमने पढ़ लिए हमारे जो माइटोसिस के कैरोकाइनेसिस की स्टार्टिंग के 2 फेज थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। कल हम बात करेंगे जो बाकी के फेजेस हैं, यानी कि एनाफेज, टीलोफेज और जो साइटोकाइनेसिस होने वाला है उसके बारे में, और साथ ही साथ में हम जी नॉट फेज के बारे में भी देखेंगे। थैंक यू।